हमारे पास बचा है टेम्पोरल लोब। उसकी हम बात करें तो टेम्पोरल लोब कहाँ पर होता है जी? इसके अंदर ये टेम्पोरल लोब में ना अब ये दो सर्कसेस हैं। कौन कौन से? सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सर्कस। अब और गायरस कौन कौन से हो गए? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, अब ये यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है ना, बिल्कुल ये लेटरल सर्कस है। लेटरल सर्कस के नीचे जो है ये 41-42 वाला एरिया जो है, ये हमारा होता है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। और उसके साइड्स पे जिस तरह विजुअल कॉर्टेक्स में था ना, सेंटर में प्राइमरी विजुअल एरिया, साइड्स पे सेकेंडरी विजुअल, इसमें भी ऐसे ही कि सेंटर में प्राइमरी ऑडिटरी एरिया और साइड्स पर जो है हमारे पास सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। ठीक है, अब प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो है वो डिफरेंट जगह से उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है। अब अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो ईयर से इन्फॉर्मेशन यानी ऑडिटरी सेंसेशंस होती है ना, वो थैलेमस में कहाँ पे जाती हैं? हमारे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। और मिड ब्रेन में किस लेवल पे जाती हैं? इन्फीरियर कॉर्टिकल्स के लेवल पे, और वहाँ से मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाती हैं। लेकिन जो विजुअल सेंसेशंस होती हैं वो आई से जो आती हैं, यानी कि वो हमारे पास जाती हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी थैलेमस में होती है। ठीक है, और मिड ब्रेन में कहाँ जाती हैं? सुपीरियर कॉर्टिकल्स में, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी एरिया ने वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की। ठीक है, मोस्टली जो है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड की इन्फॉर्मेशन आती है। कुछ फाइबर्स क्रॉस करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड की आती हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो ऑडिटरी सेंसेशंस होती हैं वो पोस्टीरियरली रिप्रेजेंटेड होती हैं, और जो सॉरी एंटीरियरली रिप्रेजेंट होती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वाली जो है वो पोस्टीरियरली रिप्रेजेंटेड होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी विजुअल एरिया जो है उसका क्या काम है कि दूसरी जो साउंड्स आ रही हैं ना दूसरी जगहों से, उनके साथ इसको कंपेयर करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे वहाँ पे हमने एक ब्रोकाज एरिया किया था, अब यहाँ पर एक है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर, और थोड़ा सा पार्ट जिसका पैराइटल लोब में भी जा रहा है। ये जो एरिया है ना, ये सारा ये है वर्निक्स एरिया। ठीक है, ये वर्निक्स एरिया है हमारे पास। वर्निक्स एरिया का क्या काम होता है? वर्निक्स एरिया में ना पैराइटल लोब से सेंसरी सेंसेशंस यानी आ रही हैं। ठीक है, ऑसिपिटल लोब से विजुअल सेंसेशंस आ रही हैं, टेम्पोरल लोब से ऑडिटरी सेंसेशंस जा रही हैं। ठीक है, अब ये सारी सेंसेशंस जो है ना वो उनको एनालाइज करता है। उसका यानी हम कोई बुक रीड कर रहे हैं तो हम उसके वर्ड्स एग्जैक्टली तो नहीं, हम उसके अंदर जो उसने आइडिया दिया है उसको परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो आइडिया हम परसीव करते हैं, ये किसका काम होता है? वर्निक्स एरिया का काम होता है। ठीक है, अब हमने जैसे किसी ने हमें कोई बात कही, ठीक है, अब वर्निक्स एरिया ने सोचा कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, सोच के वो उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ फेड कर देता है? यहाँ पे जो ब्रोकाज एरिया होता है ना, उसकी तरफ उस इन्फॉर्मेशन को भेज देता है, ताकि वो जो आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स वगैरह करवाता है उसकी वजह से हम स्पीच करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी बंदे का वर्निक्स एरिया डैमेज हो गया है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको विजुअल सेंसेशंस आ नहीं रही हैं या वो कुछ कह नहीं पा रहा, वो सोच नहीं पा रहा, उसका वो बोल भी सही सकता है, वो देख भी सही सकता है, सुन भी सही सकता है, फील भी सही कर सकता है, लेकिन वो उससे क्या इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए वो नहीं वो जज कर पाता। तो इसको क्या हम कहते हैं? रिसेप्टिव एफेसिया। ठीक है, अब अगर किसी बंदे का ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया, यानी उसको सारी सेंसेशंस आ रही हैं, उसने एनालाइज कर लिया है, उसने रिजल्ट भी बना लिया, लेकिन अब वो आर्टिकुलेशन ऑफ लेरिंग्स फेरिंग्स सब करवा के वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका ब्रोकाज एरिया डैमेज है, तो ये क्या होगी? मोटर एफेसिया। ठीक है, और अगर दोनों ही डैमेज हो जाएं तो फिर ग्लोबल एफेसिया, उसको ना समझ आ रही है ना वो बोल सकता है। अब कुछ और भी कॉर्टिकल एरियाज होते हैं जो डिफरेंट सेंसेशन लेके जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वेस्टिबुलर एरिया है, बिल्कुल लिटरल सर्कस के ऊपर जो है, बिल्कुल ऑपोजिट टू ये ऑडिटरी एरिया रिप्रेजेंट हुआ था वेस्टिबुलर एरिया। वेस्टिबुलर एरिया का क्या काम होता है? ये वेस्टिबुलर अपरेटस इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही थी यहाँ पर, और इसका काम होता है बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस और बैलेंस में। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास होता है एक टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया जो होता है ना, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरिस से वहाँ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और टेस्ट एरिया कहाँ पर होता है? ये हमारे पास टेस्ट एरिया है। ठीक है, टेस्ट एरिया भी इधर ही 45 इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ब्रोकाज एरिया से थोड़ा सा पीछे होता है। ठीक है, टेस्ट एरिया पे न्यूक्लियस और ट्रैक्टस सॉलिटैरिस इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। उसके बाद इंसुला होता है। इंसुला जो होता है ना, वो दो जो लेटरल सर्कसेस होते हैं ना, उनको अगर हम सेपरेट करें, वो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि उनको खोल के देखें ना, तो फिर अंदर इंसुला हमें नज़र आता है। और इंसुला का क्या काम होता है कि वो आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स करवाता है जो कि स्पीच के लिए नेसेसरी होती है। तो ये सारे ख़त्म हो गए हैं। अब सेरेब्रल डोमिनेंस क्या होती है कि जो बॉडी होती है ना, मतलब उसमें एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट होता है, यानी कि एक साइड, जिस तरह मोस्टली लोगों में ना लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है, इसलिए हम राइट हैंडेड होते हैं, या ठीक है, राइट जो हमारी लिम्स वगैरह उनमें पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट। और राइट का जो वर्निक्स एरिया था ना, वो ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका कोई काम ही नहीं है, उसमें ये काम है कि जो रिकॉग्निशन ऑफ फेसेस, म्यूज़िक, इंटरप्रिटेशन जो होती है ना इन सब चीज़ों की, ये नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में होती है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं अगर उनमें बचपन में ऐसा हो कि जैसा बचपन में ऐसा था कि लेफ्ट वर्निक्स एरिया जो था ना लेफ्ट हेमिस्फीयर का वो डोमिनेंट था, लेकिन इनिशियली उसको कोई डैमेज हो गया, ठीक है, अब वो काम नहीं कर सकता, तो जो राइट साइड का वर्निक्स एरिया होता है ना वो डोमिनेंट हो जाता है। बच्चों में ऐसा हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस।